सामने रखते हैं इमरान खान साहब की वार्निंग। जी हां, जंग की जीत का जश्न तो हमने भी मना लिया और हिंदुस्तान ने भी मना लिया, लेकिन अब वक्त है कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने का, हिंदुस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। हमने अपना फायदा नुकसान पहले देखना है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। जंग के दौरान जब कोई भी मुल्क जंग में हो तो वहां के लिखारी हों, वहां के दानिश्वर हों, वहां के शायर हों, वहां के गुलकार हों, वहां के मीडिया पर्सनैलिटीज हों, ओपिनियन मेकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, टीचर्स हों, मतलब किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हों, उन सबकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपनी कौम का हौसला बढ़ाएं और किसी सूरत भी ना उम्मीदी ना फैलाएं। उम्मीद फैला के रखें, बकअप करें और कहें कि हम नामुमकिन को भी इकट्ठे होकर मुमकिन बना सकते हैं। यही पूरी कौम की जिम्मेदारी थी, हमने भी यही जिम्मेदारी निभाई। उस वक्त अगर सब सच आपके सामने रखते तो जाहिर है वो अपने मुल्क के मफाद में ना होता। एक तो हमें गद्दार और बागी और हिंदुस्तानी एजेंट का खिताब तो मिलता ही मिलता, चलें वो तो हमें वैसे भी मिलता है और आइंदा भी मिलना है, लेकिन हम जाती तौर पर भी तमाम दोस्त यही समझते थे कि वो वक्त नहीं है इन बातों का। इसलिए आपने देखा कि बढ़ चढ़कर और भरपूर तरीके से हर महाज के ऊपर यह लड़ाई लड़ी गई और हमने अपनी तमाम तकलीफें, अपने साथ किए गए तमाम सलूक, तमाम लोगों ने, मैं कोई अपनी या किसी की बात नहीं कर रहा, सबने बालाए ताक रखते हुए एक मुट्ठी होकर लड़ने की कोशिश की। हालांकि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें भी हमें बहुत सारी, जाहिर है, इख्तलाफात हो सकते हैं स्ट्रेटेजी के, तरीके के। आपको याद है कि मैं कितने दिन कहता रहा कि हमें जवाब देना चाहिए, देना चाहिए। हिंदुस्तान यहां तक पहुंच गया कि फिर हमें न्यूक्लियर पावर ने बचाया। अब ये कहानी कभी फिर से ही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है कि क्या वो न्यूक्लियर पावर ने हमें किस तरह से बचाया। क्या वो न्यूक्लियर पावर हम फायर करने वाले थे इसलिए, न्यूक्लियर पावर हमारे पास होने की वजह से हम बचे, या इंडिया जो है वो पीछे धकेला गया, या आलमी पावर्स इस जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, या मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन थोड़ी कहीं को ज्यादा समझें और मैं यही कह सकता हूं कि हमारी न्यूक्लियर पावर ने हमें काफी हद तक बचाया। और उसके साथ साथ मैं लगातार बता रहा हूं कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही उम्दा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन पहले आ जाएं इंट्रोस्पेक्शन के लिए, क्योंकि अब वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, और खुसूसी तौर पर इसलिए भी कि मेरे लीडर इमरान खान ने जेल से ये कौम को पैगाम भेजा है कि तैयार रहें, मोदी फिर हमला करेगा। क्योंकि वो मोदी को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के 4 साल तक, मोदी को डील किया है। 2019 में मोदी के जो भी ख्यालात थे, जो प्लान थे, उनको बहुत वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने बर वक्त शिकस्त दी थी। वो जानते हैं कि मोदी अब क्या करेगा। उन्होंने 2019 में ही बता दिया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा, और आपने देखा कि पहलगाम का सारा वाकया कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान पर डाला गया। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करते हुए पहले देख लें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले तो याद कीजिए कि 2016 में पहली दफा एक फॉल्स फ्लैग कह लें या जो भी कह लें, टेररिज्म का हमला होता है, उसको पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है, और आलमी बरादरी में इस तरीके से मोदी अपना केस प्रेजेंट करता है कि तकरीबन पाकिस्तान को आलमी बरादरी के सामने तकरीबन गुनाहगार बना देता है या परसेप्शन बना देता है। पाकिस्तान की एक टीम हिंदुस्तान जाती है, जाहिर हम पर प्रेशर होता है तो हम वहां जाते हैं कि हम मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हिंदुस्तानी वो जगह देखते हैं जहां पर टेररिज्म का हमला हुआ, लेकिन उसके बाद मोदी कहता है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है टेररिज्म के खिलाफ काम करने में, और जो टीम आई थी उन्होंने झूठ बोला है, तो हमने इनके साथ काम नहीं करना। 2016 में ही सितंबर में मोदी जो है वो एक और टेररिज्म हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए एक स्ट्राइक करता है। यह पहली दफा होता है कि पिछले बहुत सारे किसी बड़ी जंग के अलावा, कारगिल की जंग और 71 की जंग और 65 की जंग के बाद, यह पहली बार होता है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक की जाती है। उसके बाद याद कीजिए कि 2019 का वाकया होता है। 2019 में ना सिर्फ वो एलओसी क्रॉस करते हैं, बल्कि केपीके तक उनकी वो स्ट्राइक आती है, मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर दिया जाता है। अब ये बढ़ते मोदी साहब कहां जा रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन की हमें जरूरत है। जब ये सब कुछ होता है तो बर वक्त कार्रवाई की जाती है। 2019 में इंतजार नहीं किया जाता, कौम को कांटों के ऊपर नहीं सुलाया जाता। आप सबको पता है कि आप कितने दिन कांटों पर सोए हैं। आप सबको पता है कि यहां व्लॉग्स में से कितनी बार हमने बार कहा कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कितने ट्वीट किए, कितनी बार ये कहा। एक वक्त पर तो ये लग रहा था कि शायद अब हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और जंग चाहते हैं, और एक वक्त पर यह भी लग रहा था कि मुखालफत बराए मुखालफत में हम जंग चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले मोमेंट, और उसकी वजह यह नहीं कि मैं बड़ा समझदार हूं, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के पहलू में काम किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हूं, और ये पता था कि हिंदुस्तान ने यह सब कुछ क्या किया है और आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। वही हुआ, हिंदुस्तान एस्केलेट करता गया। जैसा मैंने कहा कि 2016 में पहला वाकया, दूसरा वाकया जिसमें उन्होंने एलओसी क्रॉस कर हमला किया, 2019 में एलओसी भी क्रॉस की और इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया, और इस बार पहलगाम का वाकया करवाने के बाद या होने के बाद, जो कि एक बदकिस्मत वाकया है, उसमें जो मासूम शहरी बेचारे हलाक किए गए, उस पर मजम्मत, उनके घर वालों से हमारी दिली हमदर्दी। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, कोई सरहद नहीं है, जहां भी हो वो गलत है। हम तो सबसे ज्यादा टेररिज्म के दुखी हैं, मतलब हम पर तो सबसे ज्यादा टेररिज्म हुआ है, हमसे ज्यादा इस दुख को कौन समझता है। इस दफा पहलगाम के बाद मोदी साहब ने ना सिर्फ एलओसी क्रॉस की,
ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और पता नहीं कौन कौन से इलाके जो हैं उनको लॉक किया, और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, ये मेरा पॉइंट जरा आपने नोट करना है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ उन्होंने मार्क किया हमने इस जगह पर हमला करना है, और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ 2019 में जल्दबाजी में आए, एक दो मिसाइल फेंक कर चले गए जो कि दरख्तों में फेंके, और जल्दी से फेंक के सरहद के पार से खड़े होकर फेंके या सरहद के अंदर आके फेंके। बहरहाल इतना हेस्टी था वो सब कुछ कि कोई निशाना वो अपना नहीं ले सके, जिस भी किसी बिल्डिंग पे लेना था वो दरख्तों में जाके मिसाइल गिरे, और उसका जवाब हमने फिर भरपूर दिया और फौरी दिया, और अभिनंदन वाला सारा वाकया आपको याद है। लेकिन इस बार उन्होंने ना सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं कि एलओसी को क्रॉस किया, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, और इससे भी आगे उन्होंने प्रिसाइजली पाकिस्तान के सेटल्ड इलाके, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट का एरिया, उन तमाम जगहों पर, और दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, उन तमाम इलाकों में 24 मिसाइल फेंके, और प्रिसाइज मिसाइल फेंके। पहले भी उन्होंने फुटेज दी, मिसाइल मारने के बाद भी फुटेज ली। यहां बहुत बड़ा सवाल है कि हम उनका एक भी मिसाइल ना रोक सके। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मैंने कहा कि यह वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मोदी फिर ही हरकत करेगा, क्योंकि उस पर जंग का भूत सवार है, वो जंग करना चाहता है, क्योंकि इसी में उसकी बका है, इसी में वो वहां पर नफरत फैलाएगा तो उसे हिंदुत्व का वोट मिलेगा। इमरान खान पहले भी बता चुके हैं, अब उन्होंने नई वार्निंग जारी की है। जब उस वक्त ये हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस वक्त के एयर चीफ ने बताया कि मोदी ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की है, और उसके साथ साथ मोदी के जो अजाइम हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा, और हमारी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त ताकत का तवाजन मोदी के पास ज्यादा है राफेल जहाज होने की वजह से। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता, कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कैसे पेट काट कर J-10C खरीदे गए, कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और एयरफोर्स की जो उस वक्त की सारी क्यादत थी, दिन रात लगाकर कितनी मेहनत करके ये J-10C जो है वो हासिल किए, और कलील मुद्दत में, 8 महीने की मुद्दत में, 2019 में ये हमारे साथ हुआ। उसी वक्त इस पर तैयारी शुरू की गई। याद कीजिए कोविड आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। 8 महीने के अंदर अंदर, और उसमें जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनको इसका क्रेडिट ना दिया जाए, और मौजूदा जो एयरफोर्स के जो मौजूदा वाइस एयर मार्शल्स हैं या उनकी जो मौजूदा क्यादत है, तो ये गुनाह होगा, मीन ज्यादती होगी उनके साथ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी मीटिंग्स वो प्राइम मिनिस्टर के साथ करते रहे, किस किस तरह से उन्होंने ये तैयारे हासिल किए, कितने मुश्किल हालात में से ये तैयारे, मीन क्योंकि कोविड था, पूरी दुनिया बंद थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त के आर्मी एयर चीफ, उस वक्त के वॉइस एयर मार्शल्स, उस वक्त की पूरी जो टीम थी, किन हालात में जाके वहां पर पहले ट्रेनिंग की, फिर यहां उन जहाजों को कलील मुद्दत में लाया गया। मुझे ये शर्फ हासिल है कि जब उन तैयारों को की पाकिस्तान के अंदर इनॉग्रेशन की गई, उनका डिस्प्ले किया गया, उन्हें हमारे पायलट्स ने उड़ाकर दिखाया कि मुकम्मल अब हमारी कमान में है वो, या हम उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर के साथ 4-5 लोगों को एयरफोर्स ने मदऊ किया था, उनमें से एक मैं भी था। बहुत छोटी सी वो सेरेमनी थी, एक्सक्लूसिव लोग थे, और J-10C को डिस्प्ले किया था। हमें उसमें बैठने का भी मौका मिला। प्राइम मिनिस्टर को तो जाहिर है उनको दिखाया गया, बिठाया गया। मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, और मैं था। एयर चीफ ने और उनकी पूरी टीम ने हमें पूरी तरह से बताया कि अब J-10C आने के बाद हमारे मामला क्या होंगे। वहीं पर एक और बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और प्राइम मिनिस्टर ने एयर चीफ ने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया। वो ख्वाहिश ऐसी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते तो आज पूरी हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत बड़ी ख्वाहिश कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो ख्वाहिश बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है, और मैं आपसे पहले भी, हमने आपसे ये तकाजा किया था, और आपने सब चीजों को रोक के हमें J-10C दिलवाए थे, लेकिन हमें जो कुछ इंडिया कर रहा है उसको देखते हुए कुछ और चाहिए। मैं जानबूझ के उसकी यहां तफसील नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर ने 1 मिनट का तौक़ुफ़ लिया, और उन्होंने वापस कहा कि हम जो भी हमें करना पड़ा, आप तैयारी शुरू करें, बातचीत शुरू करें, आपको इसी साल में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो चीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ये एयर चीफ का जाहिर है बड़ी डिटर्मिनेशन थी, और वो अभी भी चाहते होंगे, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क की हम फाइनेंशियली कुछ चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मोदी ने जो हमारे ऊपर वॉर हिस्टेरिया एक किस्म का नाफिज कर रखा है, वो जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी उसमें जां बख्शी फिर नहीं है। बहरहाल उसके बाद 1 ही महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिरा दी। ये जो J-10C की रूनवाई थी, ये आई गेस मार्च के महीने में थी, और अप्रैल में आप सबको याद होगा कि हमारी हुकूमत गिरा दी गई, और फिर अभी तक हमारे पास J-10C है। अच्छी बात है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो साबिका एयर चीफ, उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन जो 90% काम मुकम्मल हुआ वो मौजूदा एयर चीफ और मौजूदा जो एयरफोर्स की क्यादत है उनके हाथों से ये मुकम्मल हुआ। तो शुक्र है कि एक अच्छी टीम थी, और J-10C हमें जो है वो मिले। ये एक बहुत बड़ी J-17 भी एक बड़ी हमारी छलांग थी, लेकिन F-16 के बाद जो बड़ी छलांग थी वो J-10C थी पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से आज हम राफेल के हम पल्ला हैं। अगर 1 साल और मिलता तो अल्लाह के करम से हम राफेल के हम पल्ला से थोड़ा सा, भले थोड़ा सा ऊपर होते, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर होते और बहुत ही ज्यादा सिक्योर सिचुएशन में होते। तो इंट्रोस्पेक्शन
4 स्टेप्स में मोदी जो है हमारे अंदर घर तक पहुंचकर उसने हमले किए। 2016 के 2 वाकयात बताए, 2019 का बताया और अब पहलगाम। तो वो कंटिन्यूसली वो अपनी जो पोजीशन है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो उनका एग्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली वो न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की सरहद के अंदर आना, पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों को आकर हमला करना, वो एक न्यू नॉर्मल बना रहे हैं और उसका उन्होंने डिस्प्ले इस दफा किया। अगर हमने तैयारी ना की तो ये काम मुझे आगे भी खुदा न खासा कम से कम मोदी इसकी एफर्ट करते हुए नजर आता है। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, जैसा मैंने कहा कि मिसाइल उन्होंने फेंके और बहुत सारे मिसाइल जो हैं 24 के करीब, हम बदकिस्मती से ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी कि हम उनको नहीं रोक सके। उन्होंने अपने निशाने लिए, प्रिसाइजली उन निशानों के ऊपर हमले किए, हमारे लोगों को शहीद किया। उसके बाद भी हम सोचते रहे, लंबा सोचते रहे और हमने जवाब नहीं दिया ता वक्त कि उन्होंने हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाया, जिसके बाद मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एयर चीफ पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने कहा कि अब हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अब डू और डाई है, वरना फिर हम रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर रिस्पॉन्ड किया गया, भरपूर रिस्पॉन्ड किया गया, और बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको पता है कि J-10C और J-17 और जो भी हमारे पास फिर एसेट्स हैं, और हमारे जो पायलट हैं जो बहुत ही मैं ये कहूंगा कि हमेशा से मैंने कहा कि एक ही इदारा शायद हमारे पास है जो आइन कानून के अंदर रहते हुए बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो उन्होंने बाकमाल तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने जेल में से इशारा किया है कि मोदी फिर हरकत करेगा और हमें अपने दिफा को मजबूत करना है। एक तो जाहिर है हथियारों से लेस होना, दूसरी तरफ आपको तगड़ी लीडरशिप भी चाहिए। आपको नवाज शरीफ नहीं चाहिए, आपको मरियम नवाज नहीं चाहिए, शहबाज शरीफ नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमारे सियासी मुखालफिन है, इसलिए कि मोदी का नाम तक नहीं ले सकते। तो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। बिल्कुल हमने बंगड़े डाले हैं, उन्होंने भी डाले हैं, वो भी कह रहे हैं हम जीत गए, हम भी कह रहे हैं हम जीत गए, लेकिन अब इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। आपको और हमें पता है कि 3 से 4 दिन हम किस करब में से गुजरे हैं, पूरी कौम क्या हमारी हालत थी। इसी वजह से शायद हमें खुशी भी ज्यादा हुई है, जिसके लिए अब एतजाज एहसन साहब का बयान जो है वो और भी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। जिस तरफ क्रेडिट ड्यू है उनको रिकॉग्नाइज करें। ये एयरफोर्स को और एयरफोर्स चीफ का चेहरा आगे आना चाहिए, ये इश्तिहारों में और उसमें। ये नज़ीर आसिफ फेस ऑफ हमें ये मानना पड़ेगा उसकी। आपने सुन लिया, वही बात जो हम आपके सामने पिछले कई दिन से रख रहे हैं कि इसमें जिसका क्रेडिट है वो दिल खोल कर दीजिए, जिसका क्रेडिट होगा हम उसको देंगे। हम कभी भी किसी का क्रेडिट रखने पे यकीन नहीं रखते। बिल्कुल आर्मी चीफ और जो हमारी मिलिट्री है उनका भी क्रेडिट है, उन्होंने भी काम किया, लेकिन जिसका क्रेडिट इसमें सबसे ज्यादा है उसको दिया जाए, उनकी तस्वीर नजर आए, ताकि वो मोटिवेट हो और आइंदा भी वो ये काम करें। एतजाज एहसन साहब का ये कहना है, वही लाइन है जो पहले दिन से हम भी अर्ज कर रहे हैं, जो हम भी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब मोदी के अज़ाइन क्या है, आप देख लीजिए कि सदर ट्रंप ने ये जंगबंदी करवाई है। अब एक तो जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है, जो उनकी वजारत खारजा है, उन्होंने एक नया बयान दागा है, और आप इससे उनके एग्रेशन का अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने झूठ बोला है। आपको पता है कि सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा था कि अगर आपने जंग बंद ना की तो मैं आपके साथ तजारत नहीं करूंगा। इंडियन अब वजारत खारजा का तर्जुमान कहता है कि हमारे साथ ट्रंप ने, सदर ट्रंप ने, अमेरिका ने तजारत से रिलेटेड कोई बात नहीं की जंगबंदी तक। तो यह जंगबंदी तजारत की वजह से नहीं हुई। दूसरे लफ्जों में वो सदर ट्रंप को झूठा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर एयरपोर्ट पर एक नया भारतीय ड्रोन कल गिरा है। यह सर्विलेंस ड्रोन है, कोई धमाका नहीं हुआ, ये सिर्फ इसके अंदर कोई मवाद नहीं था, कोई इसके अंदर कोई बारूद वगैरह नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस के लिए था। इस तरह की हरकतें आपको नजर आएगा कि अब मोदी करता रहेगा, क्योंकि काफी सारा उसका जो उसने ये जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन कर रहा है जो अपने नजरिए की, वो ऐसे बाज नहीं आएगा। हमें यहां पर एक भरपूर तगड़ी सिविलियन लीडरशिप चाहिए जो आलमी एंगेजमेंट के साथ मोदी को डिसार्म करे, बयानिया वाइज और इंटरनेशनल कमिटमेंट वाइज। आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर दरियाई चनाब पर बने बगलेहार डैम पर जो हिंदुस्तान है उसने पानी फिर मुकम्मल बंद कर दिया। कल परसों हमने ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने जो गेट थे वो खोल दिए थे, और उसकी वजह ये थी कि उनके पास कैपेसिटी नहीं रह गई थी पानी रोकने की, उन्हें पानी थोड़ा चलाना पड़ा था क्योंकि डैम भर गया था। अब फिर उनके पास कैपेसिटी है, हालांकि वो कानूनी तौर पर ये पानी इस तरह नहीं रोक सकते, लेकिन उन्होंने फिर रोक लिया। अब आप गौर कीजिए कि एक तरफ तो हम भंगड़े डाल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे किसान जो है उनका पानी रोक लिया गया है। हमें सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हमने इसका क्या करना है। एयरफोर्स ने अपना फर्ज निभाया है, अब हमें सोचना पड़ना है कि क्या हमारे पास ऐसी लीडरशिप है जो इंटरनेशनली एंगेज करके इस मामले से हमारी जान छुड़वाए, या फिर हम क्या इन डैम्स को तबाह करने की पोजीशन में है। तो इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि हमें तखयलाती दुनिया के अंदर रहकर ऐसी चीजें नहीं अपने ज़हन में सोच लेनी चाहिए जो हकीकत के करीब ना हो। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि 4 सदा में सोशल मीडिया पर एक नौजवान ने जनरल आसिम मुनीर साहब और फौजी क़यादत पर तनकीद की, उन पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है,
मेरा ख्याल पीका कवानीन के तहत ही किया गया होगा, और पुलिस और पाक आर्मी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर इस मुलजिम को केपीके के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे ख्याल में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज नापसंदीदा भी है तो ये आप ही का नौजवान है, उसे बिठाकर काउंसिल करें। अगर कोई चीज आपको नागवार गुजरती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने गौर किया कि इसी तरीके के पर्चे हिंदुस्तान के अंदर भी वहां की एक भोजपुरी जो गुलकारा थी उनके खिलाफ किया गया था, लेकिन वहां की अदालत ने फौरी तौर पर उस एफआईआर को जो है वो क्वैश कर दिया था, खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि अपने शहरियों के साथ जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो कैसे डील करना है। अच्छा जी, अगली खबर सऊदी अरब से। बड़ी और मोतबर खबरें सऊदी अरब से आ रही हैं। सदर ट्रंप ने वहां पर बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े हैं अमेरिका के लिए। एक तो वहां पर 600 अरब, जी हां, $600 बिलियन के मुआहदे हो गए, और ये जो मुआहदे हैं ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हुए हैं, टेक्नोलॉजी है और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये $600 बिलियन, और सऊदी जो प्रिंस है उन्होंने कहा है कि ये 1 खरब तक भी जा सकते हैं, $1 ट्रिलियन तक भी ये इन्वेस्टमेंट जा सकती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सदर ट्रंप पहला दौरा सऊदी अरब का कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने सऊदी अरब को चुना है अपने पहले दौरे के लिए। उसके साथ साथ 134 अरब के, जी हां माजरत 142 अरब के, $142 बिलियन के मुआहदे जो हैं वो हथियारों से रिलेटेड किए हैं सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने, इंडिया कह दिया मैंने, 142 बिलियन। इसमें एयर एंड मिसाइल डिफेंस जो है उसके हैं, मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड लैंड फोर्सेस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपग्रेड करने के जो मुआहदे हैं वो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान हुए हैं। 142 बिलियन के हथियार सऊदी अरब अमेरिका से खरीदेगा। बहुत मेजर डेवलपमेंट है ये भी। सदर ट्रंप ने वहीं खड़े खड़े सीरिया के ऊपर जो पाबंदियां थी, आपको पता है कि वहां से बशर अल असद की हुकूमत तो खत्म हो गई, अब एक ऐसी हुकूमत है जिसको सऊदी हुकूमत जो है वो सपोर्ट करती है, और अब उन पर तमाम पाबंदियां खत्म करने जा रहा है अमेरिका। और सदर ट्रंप ने वहां ऐलान किया है कि सीरिया पर से तमाम पाबंदियां खत्म कर देंगे और उन्हें कौमी और उन्हें दुनिया के इंटरनेशनल धारे में लाएंगे और उन्हें तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कितनी कोशिश होगी नहीं होगी, हकीकत क्या, उस पर बाद में तबसरा करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये खबर बता रहे हैं कि ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। फिर पाकिस्तान से एक मेजर डेवलपमेंट आई है। इसहाक डार साहब ने एक नई बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमने एयरफोर्स को सिर्फ उन जहाजों को टारगेट करने को कहा था जो हमें वापस मिसाइल मार रहे थे। आप गौर करें, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। मतलब कि 70 जहाज थे उनके उस वक्त हवा में, तो एयरफोर्स ने पहले ढूंढने थे कि किसने मिसाइल हम पे मारा है, फिर उसके पीछे जाना था, वो भले वापस चला जाता चंडीगढ़, तो उसको हमने मारना था, दूसरा जो रेंज में है उसको नहीं मारना था। माशाल्लाह 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 इसहाक डार साहब, आप वैसे वाकई आप जो काम कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। एयरफोर्स के जो हमारे पास खबरें हैं अंदर से, ऐसा कोई अहकामात नहीं थे, आप बिल्कुल कोई अहकामात नहीं दे रहे थे। आप लोगों को तो पता भी नहीं था, ना आप चाहते थे वापस हमला करना, बल्कि आप लोग तो यही कह रहे थे कि हमारी बात होगी, हमले की जरूरत नहीं है। वो तो एयर चीफ और मौजूदा जो एयरफोर्स की क्यादत है उन्होंने ये फैसला लिया। आपको तो मेरे ख्याल बाद में 2 घंटे बाद पता चला है कि तैयारे गिर गए, लेकिन बाहर ये जो भी आप ये कहना चाहें ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फजाइया अब ये बता रही है कि उन्होंने इंडिया के जदीद ड्रोन्स और जो ब्राह्मस मिसाइलों को सॉफ्ट किल के जरिए नाकारा बनाया, मतलब कि न्यूट्रलाइज किया, और न्यूट्रलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। और यही हम देखना चाहते हैं, और इस पर बात भी करना चाहेंगे कि जो इनिशियल 24 मिसाइल आए उनको हम न्यूट्रलाइज करने में क्यों कामयाब ना हुए। जाहिर है वो जरूरी नहीं कि वो एयरफोर्स का काम हो, हमारे दूसरी अफवाज का काम भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो 24 के 24 मिसाइल पाकिस्तान में हिट किए। हमने एक भी मिसाइल नाकारा नहीं बनाया, और अगर बनाया है तो अभी तक कौम को इस पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से बहुत सारे मिसाइल हमारी बेसिस को भी हिट किए, उस पर भी हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और अपनी तैयारी करने की जरूरत है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर मैंने याद करवाना है कि एक तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले 2, 4, 5 दिन के अंदर हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा पाकिस्तान में, जैसे और बहुत सारे चैनल ब्लॉक हो चुके हैं। उसके बाद हम यूट्यूब पे आपको नजर नहीं आएंगे। 2 कामों की वजह से आप हमें देख सकेंगे, वो इमरान रियाज हो, मैं हूं, वो दूसरे तमाम दोस्त हों, जैसे डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, साबिर साहब हैं, वजाह साहब हैं। तो हमारे व्लॉग्स अगर आपने देखने होंगे तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आपको VPN लगाना पड़ेगा, और या फिर हमें आपको लिंक भेजना पड़ेगा डायरेक्टली, और फिर VPN लगा के आप कर सकेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, और उसके साथ साथ हम आपको ये VPNs की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए। इनको फौरी आप इंस्टॉल करें, ताकि अगर हमारे चैनल जब ब्लॉक हों और आप इन व्लॉग्स को सुनना चाहें तो आप सुन सकें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।